हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गेम ब्रेन विद हिमांशी ऋषि। एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एजुकेशनल करंट अफेयर्स। जी हाँ, करंट अफेयर्स जो कि एजुकेशन से रिलेटेड हैं और आपके EMRS या फिर अगर आप BPSC PRT की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं ये क्वेश्चंस। सो इस वीडियो को आप ज़रूर एंड तक देखिएगा सो दैट यू डोंट मिस ऑन टू एनी इंपॉर्टेंट पॉइंट और एनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। First question, under the chairmanship of whom Committee for Evolution of the New Education Policy submitted its report in May 2016? किसकी चेयरमैनशिप के अंदर जो NEP 2020 लाने का मतलब जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाने का आइडिया या फिर प्रस्ताव आगे रखा गया वो किसकी चेयरमैनशिप के अंदर रखा गया? सो मोस्टली ये कस्तूरी रंजन वाला आंसर सबको पता है, बट ये वाला आंसर बहुत ही कम एस्पिरेंट्स को पता होगा, इसलिए मैंने क्वेश्चन इसमें रखा है। सो 4 ऑप्शन है, लेट श्री TSR सुब्रमण्यम, DR कस्तूरी रंजन, रीना रे या श्री संजय धोत्रे। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर A, दैट इज लेट श्री TSR सुब्रमण्यम। सो इन्हीं की चेयरमैनशिप के अंदर जो NEP मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को बदलाव लाने का, चेंज करने का जो आइडिया आया वो इन्हीं की चेयरमैनशिप के अंदर आया। सो ये क्वेश्चन NEP और करंट अफेयर्स दोनों ही अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, मिड डे मील स्कीम्स नेम हैज़ बीन चेंज्ड टू। मिड डे मील स्कीम, आई होप सबने सुना ही होगा इस स्कीम के बारे में, जो गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चों को फ्री खाना बांटते हैं 8वीं क्लास तक, ठीक है, 9वीं 10वीं को नहीं बंटता है खाना। सो मिड डे मील स्कीम का नाम चेंज करके क्या नया नाम रख दिया गया है? अगेन 4 ऑप्शंस वी हैव, पोषण स्कीम, PM पोषण स्कीम, फुल मील स्कीम या फिर नन ऑफ द अबव। सो कौन सा आंसर इसमें से करेक्ट है? आंसर B, दैट इज ऑप्शन B, PM पोषण स्कीम इज द करेक्ट आंसर। सो हाल ही में मिड डे मील स्कीम का नाम बदल के PM पोषण स्कीम रख दिया गया है। सो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सो 2002 में जो मिड डे मील स्कीम थी वो ऑल ओवर इंडिया इम्प्लीमेंट हो गई थी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत, ठीक है। हर स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में नहीं, हर गवर्नमेंट स्कूल में ऑल ओवर इंडिया इम्प्लीमेंट हो गई थी 2002 में ये स्कीम। सो अब जो इसका नाम चेंज कर दिया है वो है PM पोषण स्कीम। आप देख सकते हैं रेड हाईलाइट में मैंने इसका फुल फॉर्म भी लिखा है जो कि पता होनी चाहिए बिकॉज पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में। सो PM पोषण स्कीम की जो फुल फॉर्म है वो है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण स्कीम, और 2021 सितंबर में इसका नाम बदल के ये रख दिया गया। बट अभी भी ज़्यादातर लोग इस स्कीम को मिड डे स्कीम से ही बुलाते हैं, मिड डे मील स्कीम से ही जानते हैं, जो कि अब इसका नाम बदल चुका है फिर भी। सो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये स्कीम का नाम बदला है और क्या रखा है? PM पोषण स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, टीचर विल बी एबल टू टीच लेसन्स इन मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज अप टू ग्रेड। सो इस क्वेश्चन में पूछा है कि NEP 2020 के तहत जो न्यू पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग जो बच्चों को पढ़ाया जाएगा, कौन सी क्लास के बच्चों को उनकी मदर टंग मतलब उनकी मातृभाषा में या फिर उनकी रीजनल लैंग्वेज में उन्हें कौन सी क्लास तक पढ़ाया जाएगा, क्षेत्रीय लैंग्वेज में। सो 4 ऑप्शंस है, ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5 या फिर नन ऑफ द अबव। सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ग्रेड 5। NEP से ये रिलेटेड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बार बार आता है, हमारे सिलेबस में NEP भी है, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन इसमें रखा है।
अब ज़रूरी नहीं है आपको ग्रेड 5 ही दिखे, आपको टिल प्राइमरी क्लासेस भी दिख सकता है, ठीक है। सो प्राइमरी क्लासेस भी 5th तक होती है। सो 5th तक या फिर प्राइमरी क्लासेस तक अकॉर्डिंग टू NEP 2020 बच्चों को उनकी मदर टंग में या फिर उनकी क्षेत्रीय भाषा मतलब रीजनल लैंग्वेज में ही पढ़ाई करवाई जाएगी। By which year the minimum degree qualification for teaching is going to be a 4-year integrated B.Ed degree? कौन से ईयर तक जो मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन है टीचिंग के लिए कौन सी है मिनिमम डिग्री? B.Ed है। सो उसको 4-year इंटीग्रेटेड कोर्स में कब तक वैलिड कर दिया जाएगा? तो हमें वो ईयर बताना है 2021, 2022, 2028 या फिर 2030। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज़ 2030। 2030 तक जो मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन है टीचिंग की जो कि B.Ed है उसको 4-year इंटीग्रेटेड कोर्स में बदल दिया जाएगा। अभी इंटीग्रेटेड कोर्स नहीं है, हमें अलग से 2 साल की B.Ed करनी पड़ती है अगर हम टीचिंग में जाना चाहते हैं तो। और अभी भी इंटीग्रेटेड B.Ed की वैल्यू ज़्यादा नहीं है। DSSB में जो हाल ही में वैकेंसीज़ निकली है उसमें साफ साफ उन्होंने मेंशन किया है कि जो अगर आपने 4-year इंटीग्रेटेड कोर्स B.Ed का किया है सो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ TGT और PGT। DSSB में जो भी हाल ही में वैकेंसी निकाली उसमें बहुत क्लियरली मेंशन्ड है ये। बट 2030 तक ऐसा माना जा रहा है कि इसको वैलिड कर देंगे 4 साल की इंटीग्रेटेड कोर्स B.Ed को। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आई होप इसका आंसर ज़्यादातर एस्पिरेंट्स को आता होगा। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द चेयरमैन ऑफ न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड ड्राफ्टिंग NEP 2020 इन जून 2017? कौन चेयरमैन अपॉइंट हुए थे जब हमारा ये ड्राफ्ट हुआ था NEP 2020 2017 में? सो हमें पता होना चाहिए इसकी ड्राफ्टिंग, जो NEP 2020 की ड्राफ्टिंग कब हुई थी? 2017 में। किसकी चेयरमैनशिप के अंडर हुई थी वो हमें बताना है। 4 आंसर्स है, वसुधा कमत, डॉक्टर के कस्तूरी रंजन, KJ अल्फोंसे या फिर राम शंकर कुरील। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज़ डॉक्टर के कस्तूरी रंजन। इनकी चेयरमैनशिप में हमारा NEP 2020 का जो प्लान था वो ड्राफ्ट हुआ था, बन गया था, ठीक है। अब जो इससे पहले हमने किया था सुब्रमण्यम वाला आंसर वो था कि किसकी चेयरमैनशिप के अंदर बदलाव लाने का आइडिया लाए थे। ड्राफ्ट नहीं हुआ था, ड्राफ्ट इनके अंडर हुआ है, इनकी कस्तूरी रंजन जी की चेयरमैनशिप के अंडर हुआ है। सुब्रमण्यम जी के चेयरमैनशिप के अंडर आइडिया लाए थे कि हाँ अब हमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को बदलना है। सो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, कंफ्यूज मत होना। थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं इसके बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया 2017 में एडुकेशन जो हमारी NEP 2020 है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जो इसमें क्या चेंजेस लाने हैं वो ड्राफ्टिंग हुआ था कि ये चेंजेस उसमें होने चाहिए। और 2019 में इन्होंने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को दे दिया था 2019 में, ठीक है, 31 मई 2019 में। अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का अब क्या नाम चेंज होके हो गया है। सो मैं आपको बताती हूँ। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट HRDM का अब नाम चेंज होके कर दिया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। सो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। पहले जो जितना भी एजुकेशन वगैरह था ये सब कुछ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंदर आता था, बट अब इसका नाम चेंज होके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया है। आगे बढ़ने से पहले लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है
अगर आपको अच्छी लग रही है देन प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो कैसी लगी। मोर ओवर चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब करिएगा। एंड ये वीडियो का पार्ट 8 है, जैसे कि मैंने आपको बताया। इससे पहले और भी पार्ट्स है, अगर आपने किसी भी पार्ट को मिस कर दिया है तो मैंने पूरी फुल प्लेलिस्ट बना रखी है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप वहाँ से देख सकते हैं अगर आपने कोई भी वीडियो मिस कर दी होगी तो। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Dash will be created as an apex body for fostering a strength research culture and building research capacity across higher education as per NEP 2020। इस क्वेश्चन का मतलब है कि NEP 2020 के अंदर एक ऐसी बॉडी क्रिएट की है, एक ऐसा रिसर्च सेंटर क्रिएट करने की बात कर रहे हैं जो कि बच्चों के अंदर एक रिसर्च कल्चर और एक मतलब रिसर्च कैपेसिटी बढ़ाएगा, कि बच्चों को वो बहुत ऐसा बनाएगा कि उनके अंदर जिज्ञासा हो, वो साइंस और टेक्नोलॉजी फील्ड में जाना चाहे। तो इस बॉडी का नाम क्या है वो हमें बताना है, जो NEP 2020 के अंदर रिसर्च से रिलेटेड एक बॉडी फॉर्म हुई है। सो 4 ऑप्शंस हैं: नेशनल कमीशन फाउंडेशन, हायर कमीशन एजुकेशन, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, जो ए ऑप्शन है वो है नेशनल कमीशन फाउंडेशन, बी ऑप्शन हायर कमीशन एजुकेशन, सी ऑप्शन नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। सो काफ़ी कंफ्यूजिंग है ऑप्शंस। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। एक ऐसी बॉडी है जो NEP 2020 के अंदर क्रिएट करने की बात कर रहे हैं, और ये क्या है, इसका मेन एम है टू फॉस्टर स्ट्रॉन्ग रिसर्च कल्चर and building research capacity. Next question, which of the following is not the source of educational finance? So हमें 4 फंड्स के नाम दिए हैं, हमें बताना है ऐसा कौन सा फंड है जो कि एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है। सो पब्लिक फंड्स, लोकल बॉडी फंड्स, एजुकेशन सेंस या फिर रिलीफ फंड। सो इसमें से एजुकेशन से रिलेटेड कौन सा फंड नहीं है? फंड मतलब जिसमें पैसे इकट्ठे किए जाते हैं। ये जो पैसा है एजुकेशन के लिए किस में नहीं यूज होगा, वो है ऑप्शन 4, दैट इज ऑप्शन डी, दैट इज रिलीफ फंड। रिलीफ फंड उनके लिए जब कोई आपदा आ जाए, जैसे कि अर्थक्वेक आ जाए या फिर फ्लड सुनामी आ जाए, तो रिलीफ फंड का पैसा उनकी चीज़ों के लिए यूज होता है, ना कि एजुकेशन के लिए। Next important question, in which state of India the first ever international conference on voter education was organized by the Election Commission? कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी के अंदर इंडिया में पहली बार के लिए एक ऐसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है जिसने बात करी है वोटर एजुकेशन के अंदर स्कूल्स में? ठीक है, इलेक्शन कमीशन इसे ऑर्गेनाइज करेगा, और ये इसने क्या अभी हाल ही में 2023 में इसके बारे में बहुत चर्चा हुई है, और गवर्नमेंट स्कूल्स में ये इम्प्लीमेंट भी हो गया है। तो हमें बताना है कौन सी स्टेट के अंदर वोटर एजुकेशन भी दी जाएगी बच्चों को। 4 ऑप्शंस हैं: मुंबई, कैलकाटा, न्यू दिल्ली या फिर चेन्नई। जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज न्यू दिल्ली। जी हाँ, न्यू दिल्ली में जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, काफ़ी स्कूल्स के अंदर इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि आप एक इलेक्टोरल रूम बनाओ, जैसे कि उसमें वो जो मशीन होती है जिसमें वोट्स डालते हैं वैसी मशीन रखो, एक अपना डेमोक्रेसी रूम बनाओ। ठीक है, सोशल साइंस रूम नहीं बट एक डेमोक्रेसी रूम, जिसमें बच्चों को इलेक्शन से रिलेटेड हम एजुकेशन दे सके। ये फर्स्ट स्टेट कौन सी है, या फिर हम यूनियन टेरिटरी बोलेंगे, न्यू दिल्ली में ये इनिशिएट हुआ है, इसकी शुरुआत हुई है वोटर एजुकेशन से रिलेटेड। तो आप भूलना मत, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT इशूड द गाइडलाइंस फॉर डैश। सबसे पहले हमें NCERT की भी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, बिकॉज एग्जाम में पूछी जा सकती है। क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इन्होंने हाल ही में कोई गाइडलाइंस इशू करी है, हमें बताना है वो कौन सी गाइडलाइंस है। हायर एजुकेशन अमंग गर्ल्स, मेंटल हेल्थ अमंग एडोलेसेंट्स, स्कॉलरशिप
अमंग ब्राइट स्टूडेंट्स या फिर स्कॉलरशिप अमंग गर्ल्स। सो क्या गाइडलाइंस है हमें वो बतानी है। सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मेंटल हेल्थ अमंग एडोलेसेंट्स। सो एनसीईआरटी ने हाल ही में कुछ गाइडलाइंस इशू करी है स्कूल्स में जो कि रिलेटेड है मेंटल हेल्थ अमंग एडोलेसेंट्स। एडोलेसेंट्स मतलब जो टीन एज बच्चे होते हैं, किशोर अवस्था जिसे हम बोलते हैं। सो इनके अंदर मेंटल हेल्थ के बारे में एनसीईआरटी ने गाइडलाइंस कुछ इशू करी हैं। सो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सो जैसा कि हमने डिस्कस किया ऊपर, एनसीईआरटी ने क्या गाइडलाइंस जारी करी है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, बट हम उस गाइडलाइन का ना पूरा नाम देख लेते हैं। ये भी पता होना चाहिए कि उसका पूरा नाम क्या है उस गाइडलाइन का। सो वो है अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन फॉर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स इन स्कूल गोइंग चिल्ड्रन एंड अडोलेसेंट्स। ईजी लैंग्वेज में बताया जाए, जो टीन एज स्टूडेंट्स है स्कूल के, सो अगर वो कोई स्ट्रेस या किसी भी टीचर को लगे किसी डिप्रेशन के थ्रू वो जा रहे हैं, सो वो उसे पहचाने और उसे जानने की कोशिश करे क्यों है बच्चा इतना स्ट्रेस में, एंजाइटी में या फिर डिप्रेशन में, और उसे दूर करने की कोशिश करे। सो ये बेसिकली मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है। किसने ये गाइडलाइंस दी है? एनसीईआरटी ने। एनसीईआरटी की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए और जो ये गाइडलाइन है इस गाइडलाइन का नाम भी पता होना चाहिए, जो कि रेड में हाईलाइटेड है। अब थोड़ा बहुत ना इस गाइडलाइन के बारे में पढ़ लेते हैं। इस गाइडलाइन के अंदर जो चीज़ें बोली गई हैं वो फर्स्ट पॉइंट है कि जो टीनेज है वो स्ट्रेस में ज़्यादातर रहते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ एग्ज़ाम्स की वजह से, रिजल्ट्स की वजह से या फिर पीयर प्रेशर की वजह से, और भी बहुत चीज़ें हो सकती हैं कि जो टीनेज है वो काफ़ी स्ट्रेस में अपनी लाइफ में चल रहे हों। सो इस प्रोग्राम के तहत ऐसा माना जाता है कि हर साल इसका जो चेयरमैन है एक वो एडवाइजरी पैनल खोलेंगे, ठीक है, एक पैनल बनाएंगे जिसके मेंबर्स एक तो होंगे टीचर्स, स्टूडेंट्स, एल्यूमिनाई मतलब जो सीनियर्स है स्कूल के, जो पास आउट है उनको भी इस पैनल का मेंबर रखेंगे, और पेरेंट्स भी होंगे, ठीक है। अब ये जो पैनल है इसका चेयरमैन कौन रहेगा? स्कूल का प्रिंसिपल, इस एडवाइजरी बोर्ड का। और हर साल एक प्रोग्राम वो करेंगे जिसमें एज अप्रोप्रिएट वो बच्चों को कुछ चीज़ें बताएंगे, ठीक है। सो कि कैसे मेंटल हेल्थ को ओवरकम कर सके, कैसे हम डिप्रेशन को ओवरकम कर सके। ओवरकम मतलब कि उस चीज़ से हम उभर के बाहर निकल सके। सो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ पे याद रखनी है कि हर साल एक प्रोग्राम लॉन्च करना है एडवाइजरी बोर्ड ने इसके अंदर, कि वो बच्चों को अवेयर कर सके, उन्हें जागरूक कर सके मेंटल हेल्थ के बारे में थ्रू डिफरेंट। वो स्कूल वालों के ऊपर है कि वो कैसे जागरूक करे, कुछ वीडियो दिखा के, कुछ प्ले करके। सो ये स्कूल वालों के ऊपर है, उन्होंने ये नहीं बताया कि कैसे जागरूक करोगे, बट ये बता रखा है बस हर साल एक प्रोग्राम आपको अपने स्कूल में करना है कि जिससे आपके स्कूल के जो टीनेज हैं, अडोलेसेंट्स है, वो अवेयर हो सके मेंटल हेल्थ से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ान प्रोजेक्ट addresses the gaps between school and education and dash education। एक प्रोजेक्ट है उड़ान प्रोजेक्ट करके, वो कौन से गैप्स मतलब किन चीज़ों को ओवरकम करने की बात करता है? एक तो स्कूल एजुकेशन और किसकी, वो हमें बताना है। सो साइंटिफिक एजुकेशन, इंजीनियरिंग एजुकेशन, आर्टिस्टिक एजुकेशन या फिर नन। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज इंजीनियरिंग एजुकेशन। सो उड़ान प्रोजेक्ट एक तो स्कूल एजुकेशन और इंजीनियरिंग एजुकेशन को पास लाने की कोशिश करता है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो गैप हटाने का क्या मतलब है कि इन दोनों को पास लाने की कोशिश करता है। एंड दिस प्रोजेक्ट इज बेसिकली फॉर गर्ल स्टूडेंट्स, ठीक है। हम इसके बारे में भी और पढ़ेंगे। सो जैसा कि मैंने आपको बताया, उड़ान प्रोजेक्ट ये
CBSE द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है, ठीक है। और ये क्या एड्रेस करता है, बेसिकली ये किन चीज़ों को ओवरकम करना चाहता है, लो एनरोलमेंट ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स इन प्रेस्टिजियस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस। सो जो ये दिखाई देता है ना हमें कि जो बहुत अच्छी अच्छी इंजीनियरिंग के कॉलेजेस हैं उसमें जो गर्ल्स हैं उसमें उनका कम एनरोलमेंट मतलब कम एडमिशन देखा जाता है। सो बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं जो वो ज़्यादा मेल स्टूडेंट्स हैं, बॉयज़ इंजीनियरिंग की तरफ ज़्यादा जाते हैं या फिर जाना चाहते हैं। सो उड़ान प्रोजेक्ट के अंदर ये गर्ल्स को ऐसी अपॉर्चुनिटी देता है कि गर्ल्स भी आगे जाके इंजीनियर बनना चाहें, ठीक है, इंजीनियर बन सके। सो इसके अंदर ना ये बहुत सी चीज़ें गर्ल्स को ऑफ़र करते हैं जब वो 11th या 12th में पढ़ रही होती हैं। सो अभी हम वही चीज़ डिस्कस करेंगे। सो आप देख सकते हैं नीचे पॉइंटर्स में मैंने इसको हाईलाइट किया है। सो क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट सपोर्ट टू गर्ल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 एंड 12 टू प्रिपेयर फॉर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम। सो जब लड़कियां 11th या 12th क्लास में होंगी तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब एकदम फ्री में उन्हें कोचिंग दी जाएगी कि वो इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर सकें। एक तो इन्हें ये सुविधा दी जाएगी और बहुत सारे इनको अवेलेबिलिटी ऑफ ट्यूटोरियल्स, वीडियोस एंड स्टडी मटेरियल, इन्हें बहुत सारा स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा। अगर ये कोचिंग नहीं ले सकती तो इन्हें बहुत सारे वीडियोस या फिर फ्री का स्टडी मटेरियल दिया जाएगा कि पढ़ के ये एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठ सकें और क्लियर कर सकें उस एग्ज़ाम को। सो बहुत सारे रिमीडियल स्टेप्स है। रिमीडियल का क्या मतलब है कि अगर वो कुछ गलतियां कर रही हैं तो उन गलतियों को सुधारा जा सके कि कहाँ कहाँ पे देखे वो किस मैथ्स में वीक है या फिर कौन से सब्जेक्ट में वीक है, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाए। सो बेसिकली जो आपको याद रखना है, उड़ान प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है कौन सी क्लास के लिए, 11th-12th की गर्ल्स के लिए, नॉट फॉर बॉयज़। और बेसिकली किसके गैप ये कम कर रहे हैं, स्कूल एजुकेशन और इंजीनियरिंग एजुकेशन के। ऑब्जेक्टिव्स मैंने हाईलाइट करके लिख दिए हैं, आप देख के पढ़ सकते हैं। बट बेसिकली मेन यही है कि उनको फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग दे, स्टडी मटेरियल दे कि वो एंट्रेंस एग्जाम में इंजीनियरिंग के आफ्टर 12th बैठ सके और पेपर को इजीली क्रैक कर सके। सो इस वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, बट ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस कैसे लगे, वीडियो कैसी लगी, एंड चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।